नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक घटनाक्रम होने की उम्मीद है। पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के सर्वसम्मत से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को नड्डा की जगह बीजेपी के अगले अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, इसीलिए मैंने देख करके पढ़ा, क्योंकि हूबहू वही होना चाहिए जो लिखा गया। एक मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया का एक मैसेजिंग ऐप, उस पर ये मैसेज फ्लोट होता है और ये मैसेज फ्लोट होते ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ जाता है। दिल्ली के राजनीतिक पंडित प्रोफाइल खोजना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये मुरलीधर मोहोल है कौन, मुरलीधर मोहोल किस जाति से हैं, मुरलीधर मोहोल किसके करीबी हैं। क्योंकि ये चर्चा एकाएक आम हो जाती है कि मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप स्क्रीन पर देखिए कितने मीडिया हाउस और पोर्टल्स लगातार हर जगह मुरलीधर मोहोल आप सर्च करेंगे, ये खबर हर जगह छप गई। ये देखिए एक लाइन से जनसत्ता से लेके वन इंडिया सब पे महाराष्ट्र के सीएम की दौड़ से बाहर हो सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। जानिए किस नेता के नाम की हो रही चर्चा। महाराष्ट्र सीएम कौन, महाराष्ट्र सीएम कौन है? मुरलीधर मोहोले, जिनका नाम आगे आया, शपथ पर खुद दिया जवाब। महाराष्ट्र न्यूज सीएम न्यूज, न फडणवीस न शिंदे, कौन बनने जा रहा महाराष्ट्र का नया सीएम? मुरलीधर का नाम सबसे आगे। ये लगातार आप जैसे सोशल मीडिया में जाएंगे या गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च मारेंगे, मुरलीधर मोहोल का नाम चारों तरफ चर्चाओं में। अब मुरलीधर मोहोल वाकई में है कौन, इनकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि सफाई तो दी ही जाती है, और एक और भी मैं आशंका जता दूं, जिसका पत्ता साफ करवाना होता है बीजेपी में, कई बार उसका नाम कोई दूसरा खेमा उछाल देता है। क्योंकि मोदी शाह के युग में एक बात कॉमन सी हो गई है, सरप्राइज एलिमेंट। बिना सरप्राइज एलिमेंट के उनको मजा ही नहीं आता। हर आदमी का होता है ना कि हमको मजा कैसे आता है, तो बिना सरप्राइज एलिमेंट के मोदी और शाह को मजा नहीं आता। तो जो नाम चर्चाओं में आ जाता है वो साफ हो जाता है, तो ये विरोधी खेमा भी करता है। शायद इसी से परेशान होकर के मुरलीधर मोहोल सामने आए और उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर ही सफाई पोस्ट कर दिया। मैं कहूंगा जरा वो भी दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। मुरलीधर मोहोल ने मराठी में जो सफाई आई है, इसको मैं हिंदी में बता दूं। उन्होंने जो है ये कहा है कि ये जो भी चर्चा है, ये चर्चा बेवजह है। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की अटकलें निराधार और मनगढ़ंत हैं। भाजपा ने हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की जनता ने भी ऐतिहासिक जनादेश दिया है। भाजपा में निर्णय संसदीय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत से लिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अटकलों के माध्यम से नहीं। एक बार संसदीय बोर्ड निर्णय ले लेता है तो पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम के बारे में अटकलें लगाना बेमानी है। हटा दीजिए इसको और अब संतोष पाठक को चर्चा में ले आइए, थोड़ा समझा जाए मोहोल के बारे में। दरअसल थोड़ा मैं बैकग्राउंडर बता दूं मुरलीधर मोहोल के बारे में। ये पहली बार के सांसद हैं, इससे पहले मेयर रहे हुए हैं। तो जब चर्चाएं आती हैं तो क्यों आती हैं, थोड़ा मैं समय लूंगा, फिर चलूंगा संतोष पाठक के पास। दरअसल भाजपा में पहली पहली बार वाला मामला ज्यादा आजकल हो रहा है। ये भी स्टाइल है, जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा सरप्राइज एलिमेंट चाहिए होता है मोदी साहब को, तो उनकी ये भी एक उनकी स्ट्रेटजी कह सकते हैं, स्टंट कह सकते हैं, एडवेंचर कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप कहें। वो होता है कि एकदम पहली पहली बार हुआ है। वो मोहन यादव, भजन लाल, खट्टर, वो लगातार ये दिखाते चले आ रहे हैं। तो इसलिए ये पहली बार के विधायक तो नहीं है, लेकिन सांसद पहली बार के हैं। इससे पहले मेयर रहे हुए हैं, पुणे से सांसद हैं। पुणे में ये बड़े अच्छे मतों से जीत करके आए थे इस बार। जब भाजपा का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में बहुत खराब था, तो ये बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आए। इसके अलावा ये मराठा जो समुदाय है, मराठा समुदाय से आते हैं, तो उससे भी एक मराठों को साधने की कोशिश है, कवायद है।
शिंदे रूठे हुए हैं, ये सब समझेंगे क्या, ये सब कनेक्शन है क्या? तो संतोष, ये मुरलीधर माहौल, इनके लिए ये वायरल होकर के माहौल खराब तो नहीं हो गया, या कुछ है गुंजाइश? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, सीधा-सीधा जैसे कि आपने भी द न्यूज़ लॉन्चर के तमाम दर्शकों को बताया, ये मामला बिल्कुल अब खराब ही हो गया है माहौल। और देखिए, हम और आप जब बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं, तो कई सारे अधिकारी भी होंगे, महाराष्ट्र पुलिस में कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उन्होंने हो सकता है अपने सहयोगियों को कहा होगा कि यार पता करो कि मेरा नाम छपवाया किसने है। क्योंकि हुँ, नाम हुँ, छपा, तो समझिए कि आप गायब हो गए। तो अब आप हुँ, ये मान के चल लीजिए कि मुरलीधर मोहोल किसी भी हालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भाजपा हुँ, का इतिहास रहा है कि नाम अगर छप गया, हम लोग भी कई बार करते थे, चूँकि लंबे समय तक मैंने भाजपा कवर किया है, कई बार आता था ना कि ये लोग मंत्री बनने की लिस्ट में, ये लोग मंत्री बनने की लिस्ट में हैं। तो जैसे हम किसी से पूछते थे कि आपका नाम आया, तुरंत वो बिल्कुल हाथ जोड़ लेते कि भाई साहब ऐसी गलती मत करना, आप मेरे मित्र हैं तो मेरा नाम मत छापना कि मैं रेस में हूँ, क्योंकि आप छाप दोगे तो मैं कुछ बनूँगा नहीं। तो यहाँ हुँ, भी ये हो गया। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की कहानी, हो सकता है मुरलीधर मोहन साहब को थोड़ा-सा टाइम लगे पता करने में, लेकिन दिल्ली में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं, उन्होंने पता लगा लिया होगा। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूँगा, जब देवेंद्र फडणवीस की राह में रोड़े अटकाए जाने की बात आई, तो उस समय हुँ, बड़ा तर्क क्या दिया गया? तर्क ये निकल कर आया कि देखो, एकनाथ शिंदे को अगर हम हटाते हैं तो मराठा नाराज़ हो जाएँगे, तो हमें किसी मराठा को सामने लेकर आना चाहिए। जो दूसरा हुँ, गुट है, मैं यहाँ गुट की बात कर रहा हूँ, तो मैं देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा मैं नागपुर हेडक्वार्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हुँ, तमाम ये रिसर्च किया कि कौन जो है वो दिल्ली आलाकमान के करीबी है और मराठा भी है, तो पता लग गया ये पुणे से पहली बार सांसद है। नरेंद्र मोदी हुँ, ने टिकट दिलवाई और टिकट दिलवाने में गुजरात लॉबी का बहुत बड़ा योगदान था। इनके हुँ, नामांकन के समय कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हुई थी, उस परेशानी को दूर किया गया, उनको टिकट दिलवाया गया। जब जीतने की संभावना लगी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कितनी बुरी तरह से क्या नतीजा इस बार आया भाजपा के लिए। तो आनन-फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहाँ लगवाई गई। पुणे में हुँ, बाकायदा इनको जितवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, ये जीत कर आए, फिर इनको मंत्री बना दिया गया। तो ये देवेंद्र फडणवीस के गुट और संघ जो देवेंद्र फडणवीस को चाहता है, वहाँ के नेताओं को लगा कि अगर मराठा आदमी की बात कर रहे हैं अमित शाह, तो हो सकता है इस आदमी का नाम आ सकता है। तो उन्होंने इस आदमी का नाम डालकर, चर्चा में उछलवाकर अब एक बात तो तय कर दी है कि ये व्यक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। एक दूसरा नाम हुँ, और मैं बताऊँगा आशीष जी, जो चलना शुरू हुआ, फिर गायब हो गया। महाराष्ट्र के हुँ, प्रदेश अध्यक्ष, ये चंद्रशेखर बावनकुले साहब हैं। तेली हुँ, समाज से आते हैं और तेली समाज का हुँ। जब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो आप गुजराती लॉबी के एक महत्वपूर्ण नेता का भी समझ लीजिए कि किस समाज से आते हैं। नहीं, मोदी इनका भी जी नाम और चल क्या, रहा आगे क्या करना है? मोदी है। जी हाँ। की बात है। हाँ? इनका बिल्कुल, इनका नाम हुँ, भी उछल कर सामने आ रहा था, लेकिन चूँकि ये नितिन गडकरी के काफ़ी करीबी है, इनडायरेक्टली संघ के बहुत करीबी है, तो पूरी एक लॉबी जुट गई और सुबह शुरू के कुछ घंटे में इनका नाम आया और बाद में अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका नाम गायब हो गया या गायब कर दिया गया। ये ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं और हुँ, संघ के लिए विन-विन सिचुएशन क्या होती? देखिए, संघ के लिए विन-विन सिचुएशन होती कि ठीक है ओबीसी आप मराठा कर रहे हो तो हम ओबीसी कर रहे हैं, ओबीसी भी तो उतने महत्वपूर्ण है। ओबीसी के नाम पर इनको बना दो, ये हमारे नितिन गडकरी साहब के करीबी है और उसके बाद आ जाओ दिल्ली में फिर देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। तो महाराष्ट्र भी उनके कब्जे में, दिल्ली भी उनके कब्जे में, मोदी बटा अमित शाह की जो कांग्रेस है या मोदी प्लस अमित शाह की माफ कीजिएगा, मोदी प्लस अमित शाह की जो भाजपा है वो इस खेल को समझ गई। उन्होंने मराठा नाम आगे किया और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस और संघ ने खेल कर दिया, उनका नाम सामने रख के कि अब ये व्यक्ति तो कतई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब दूसरा मराठा ढूँढिए या ओबीसी ढूँढिए या देवेंद्र फडणवीस पे ही दाँव लगाइए। एक और बात महाराष्ट्र की राजनीति को जितना मैं समझता हूँ आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश नहीं, हुँ, महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है। जहां आपने वसुंधरा राजे सिंधिया पर दबाव डालकर उन्हीं से एक ऐसा नाम पढ़वा लिया कि जब पर्ची उनके हाथ में आई तो वो वीडियो हम सबने देखा होगा कि वो नाम हुँ, देख के कैसे वो चौंक गई थी भजनलाल शर्मा का नाम देख के। या मध्य प्रदेश की बात करें जो मोहन यादव सबसे पीछे बैठे हुए थे और ये कहते हैं कि मेरा मुझे पता ही नहीं लगा। तो ये सवाल ये है कि क्या आप ये मन बना चुके हैं कि आपको माइनस एकनाथ शिंदे और माइनस अजित पवार सरकार बनानी है? क्योंकि अगर हुँ, आप ये मन बना चुके हैं तभी आप इस नाम को आगे कर सकते हैं क्योंकि चाहे वो अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हो सकता है कि काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन किसी भी नए नेता या पहली बार के सांसद बनने के साथ
काम करने को तैयार नहीं होंगे और यहाँ भाजपा का पर्पस भी पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। तो क्या भाजपा माइनस अजित पवार और एकनाथ शिंदे तैयार हो रही है? क्या भाजपा आलाकमान या दिल्ली दरबार संघ के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए महाराष्ट्र में भाजपा की कुर्बानी देने को तैयार है? क्योंकि एक कमजोर मुख्यमंत्री इन दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में अगर मिलकर सरकार बनाएंगे तो पिस जाएगा, वो काम क्या कर पाएगा वहां पर? यहाँ तक कि अभी हाल में मैं बताऊं कि पुणे में बाढ़ को लेकर एक बड़ा मसला हुआ था। वहां पर सुप्रिया सुले ने किस तरह से आलोचना की, इन्होंने जवाब दिया बड़े ही विनम्र अंदाज में। तो महाराष्ट्र में भाजपा को इस अंदाज में जवाब देने वाला नेता नहीं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के अंदाज में जवाब देने वाला नेता चाहिए, जो एकनाथ शिंदे को डील कर सके, अजित पवार को भी डील कर सके, जो उद्धव ठाकरे को भी डील कर सके, शरद पवार को भी डील कर सके और समय आने पर ओवैसी का एक हिंदूवादी ब्रांड की छवि वाले नेता के रूप में जवाब भी दे सके। तो ये 6 मात का खेल अभी भी जारी है। पर्दा अभी गिरा नहीं है, अभी तो इसके पीछे बहुत लंबा खेल अभी चलेगा आशीष जी। नहीं, लेकिन एक बात और भी समझनी होगी कि मुरलीधर माहौल का नाम आया, ये मुरलीधर माहौल बने अब ना बने, उनका भले पत्ता साफ हो गया, उनके लिए माहौल खराब हो गया माहौल के लिए, लेकिन ये बात जरूर अब साबित हो गई है कि फडणवीस के नाम पर शाह सहमत बहुत है नहीं, मतलब अभी फडणवीस के नाम पर मुहर नहीं लगी है, ये प्रूफ हो गया। भाई ऐसे नाम क्यों उछलते हैं, मैं ये दर्शकों से भी समझना चाहूंगा। नाम तब उछलते हैं ना जब किसी नाम पर मुहर नहीं लगी होती है। फडणवीस के नाम पर शाह मुहर लगा दे, बाकी बार्गेनिंग शिंदे और पवार से करते रहे। भाई शिंदे ने तो भी कह दिया ना कि मुख्यमंत्री तय कर ले अमित शाह और मोदी। ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पर इस सवाल का जवाब आप लोग से चाहिए हमें कि जब शिंदे ही एक अरोड़ा थे, अजित पवार ने नतीजे आते ही कह दिया कि भाई बना लो अपना मुख्यमंत्री, शिंदे अरोड़ा थे। शिंदे 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन जब शिंदे ने कहा कि मोदी और शाह जिसको तय कर लेंगे वो सीएम बने, यानी अब सीएम वाली कुर्सी पर आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई अड़चन नहीं है कि आप ये जाके कहो नहीं जी अभी हमको शिंदे और अजित पवार को मनाना है, वहां से अड़चन नहीं है। जब वहां से अड़चन नहीं है, पड़ोस से अड़चन नहीं है, तो आपके घर का फैसला है और घर का फैसला नहीं हो पा रहा है प्रचंड बहुमत पे, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, जो खेल आप करने के आदी हो चुके हैं वो खेल चल रहा है। तर्क तो यही कहता है। क्या इस सबके पीछे का एक मैं दूसरा सिक्के को घुमाता हूं, अब मैं सिक्का हेड देख रहे थे, अब टेल देखते हैं हम लोग। क्या मोदी और शाह बीजेपी को भले कितना भी कहें कि हमने मजबूत कर दिया, क्या बीजेपी को उस दिशा में ले जा रहे हैं संतोष कि जिस दिन ये मोदी शाह की जोड़ी हटेगी उस दिन लाचार, असहाय और शून्य भाजपा खड़ी होगी? इसलिए बात, ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी भाजपा मोदी, शाह, ईडी, सीबीआई, आईटी, राजीव कुमार, इस पर डिपेंड हो गई है, नौकरशाही इस पर डिपेंड है। ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ मोदी और शाह की इतनी लोकप्रियता प्रचंड है कि छप्पर फाड़ करके चुनाव जीत रहे हैं। मोदी शाह प्लस मोदी शाह का सिस्टम, ये मोदी शाह का सिस्टम है, राजीव कुमार, ईडी, ये सब, ये भाजपा का सिस्टम आज भी नहीं मैं कहूंगा इसे कि मोदी शाह और उनका सिस्टम चुनाव जिता रहा है, भाजपा को आगे बढ़ा रहा है। जो लीडरशिप थी, जो अलग अलग राज्यों में चुनाव जिता सकती थी, मध्य प्रदेश में लीडरशिप को तो खत्म कर दिया, भाजपा में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं छोड़ा भी इन्होंने। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान उस दौर में भाजपा को जिता रहे थे, अकेले दम पे सत्ता में लाते थे जिस दौर में भाजपा पूरे देश में अपने सबसे दुर्दिन में थी, सबसे दुर्दिन में। वो दौर जब राजनाथ सिंह के हाथ में पार्टी की कमान रही, जब भाजपा का ग्राफ डिप कर रहा था, जब राजनाथ सिंह भाजपा सत्यानाश कर दिए, जिस दौर में, इसको कहने में कोई गुरेज तो है नहीं, भाजपा सबसे ज्यादा डाउनफॉल अगर हुआ 90 के दशक के बाद तो राजनाथ सिंह के रिजिम में हुआ। तो उस दौर में भी शिवराज अपने दम पर सत्ता में ले आते थे, अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता बनाई, वो शिवराज की लोकप्रियता थी, उसमें फिर नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं वो भाजपा का सम्मिलित प्रयास था। राजस्थान में उस दौर में भी अगर झंडा बुलंद किसी ने किया तो वो वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे थी, वो अपने दम पर सत्ता में लाने में सक्षम थी। आप अन्य जगह छोटे छोटे राज्यों में जाएं, जैसे छोटे राज्यों के अलावा पहले बड़े की बात कर लें, बड़े की बात कर लें तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े कद का नेता, जिस नेता के कद के सामने मोदी का भी कद नहीं था, वो मुंडे साहब थे, गोपीनाथ मुंडे।
गोपीनाथ मुंडे पिछड़ों के भी नेता थे, बड़े नेता, मतलब गोपीनाथ मुंडे ओवरऑल अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र भाजपा में जनाधार वाले नेता के रूप में सबसे बड़ा नेता माना जाता है गोपीनाथ मुंडे को। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे दो मित्र थे। प्रमोद महाजन मैनेजमेंट के किंग थे और जनाधार का नेता गोपीनाथ मुंडे। तो गोपीनाथ मुंडे के पीछे भी एक पौध तैयार हो रही थी जिसमें एकनाथ खड़से जैसे नेता थे। सारे नेता खत्म, हाशिए पर पहुंच गए, सब हाशिए पर पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस एक एक सादगी वाले सक्षम योग्य नेता के रूप में सामने आए। सीएम तो बनाया मोदी शाह ने, लेकिन वो आए, वो सेल्फ मेड टाइप दिखने लगे। लेकिन उस देवेंद्र फडणवीस को ऐसा कर दिया कि आज वो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए। उसको देवेंद्र फडणवीस की जीत कोई कहे, कुछ भी कहे, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में डिसलाइक करने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब उनको 3% ब्राह्मण में बहुत लोग सिमटने लगे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस के साथ है। उनको मराठा विरोधी के रूप में स्टेब्लिश कर दिया गया कि मराठा विरोधी है। मराठा विरोधी आदमी महाराष्ट्र की राजनीति में टिक पाए दीर्घकालिक तौर पर, ये मुमकिन नहीं है कि मराठा विरोधी का टैग लेकर के कोई, ये मराठा विरोधी का टैग कैसे लगा? ये पूरा एक लंबे प्लानिंग का हिस्सा था। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना करके विनोद तावड़े, पंकजा, ऐसे जो लीडरशिप थी, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी, उनको हाशिए पर ढकेला। तो जितनी लीडरशिप थी जो अपने दम पर कुछ कर सकती थी, वो खत्म। तो जब वो खत्म है तो संतोष, क्या ये जो स्थिति है वहां पर, चाहे मुरलीधर आवे, चाहे चक्रधर आवे, कोई आवे, कौन लिखोए हमें कहानी, कोई बने, लेकिन ये हालात जो हैं कि मोदी शाह, क्या ऐसी स्थिति, और खासकर शाह की बात कर रहा हूं क्योंकि मोदी की तो मान लिया महत्वाकांक्षाएं अधूरी 60%, 70% कुछ तो पूरी हो चुकी हैं, 10-20% हो सकता है बची हो, तो उम्र के साथ, कार्यकाल के साथ वो भी पूरी हो जाएंगी। शाह की अभी पूरी की पूरी 100% बची हुई है, क्योंकि उनको यही दिल में एक अंतिम अरमान है कि मोदी के बाद तो कोई नहीं, हम ही हैं, मोदी के बाद तो हमारा नंबर आएगा। तो क्या ऐसा शून्य पैदा कर एक रणनीति की तरह तहत कर रहे हैं कि संघ की भी मजबूरी हो जाए कि यार कोई लीडरशिप है नहीं, जिताएगा कौन, एक कोई तो चेहरा चाहिए, सारे चेहरे खत्म, तो जाने दो, इन्हीं के शरण में हम भी पड़े रहे, इन्हीं के चरण में हम भी पड़े रहे। क्या ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो रही है? देखिए, बिल्कुल। और इस पे आशीष जी, मैं इसमें ऐड ऑन कैसे करना चाहूँगा कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, भाजपा के नेता हैं, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि 2004 में जब हम लोकसभा का चुनाव हारे, तो 10 साल का वनवास झेलना पड़ा, यानी 2014 में आए। हालाँकि 2014 में भी जीत में अन्ना आंदोलन की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, जो करप्शन के बाद बहुत। चला था। अब अगर हम सत्ता से गए, तो हो सकता है 15 या 20 सालों तक ना आए। देखिए, इन्होंने कैसे किया, 14 में आप केंद्र में सत्ता में आए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, संघ ने प्रेशर डाला, आप देवेंद्र फडणवीस को आपको मुख्यमंत्री मानना पड़ा। हरियाणा में आप चुनाव जीत कर आए, आपने अनिल विज जैसे दिग्गज नेता को दरकिनार करते हुए किसको बनाया? मनोहर लाल खट्टर साहब को बनाया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की याद दिलाऊं मैं आपको, 2017 में 6 नेताओं के पोस्टर लगे थे, जिसमें कलराज मिश्रा, उमा भारती और कई अन्य तमाम नेता थे। जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, केशव प्रसाद मौर्य, उनकी तस्वीर लगी थी। मुख्यमंत्री बनाया किसको? योगी आदित्यनाथ को, जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं, अधिकारियों को पहचानने की क्षमता नहीं। और उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो रहा है, हम और आप सब देख रहे हैं। हाँ, जो उनके पास जो वस्त्र है और जो मठ के जो मठाधीश है, इस वजह से उनका एक सम्मान भी है। और 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो 7 दिन के लिए पूरे यूपी में रामराज आ गया था। लेकिन जब उनको लगा कि अरे बाबा भी उन्हीं तरह के अफसरों पे भरोसा कर रहे हैं, जिनकी छवि ठीक नहीं है, तो फिर उत्तर प्रदेश में वही सब चलने लगा जो पहले चलता था, उससे ज्यादा बड़ी तेजी से चलने लगा। यहाँ देखिए समस्या क्या हो रही है। महाराष्ट्र की समस्या को हमें कैसे देखना और कैसे समझना चाहिए। अब इनके साथ दिक्कत क्या हो गई है, जो गुजरात लॉबी है, आपको दिल्ली भी बचाना है और महाराष्ट्र भी बचाना है। महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है। जब मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूं, तो वहां पे तमाम बिजनेस इंडस्ट्री की जो मुख्यालय है वो वहां पर है, तमाम उद्योगपति वहां पे बैठते हैं। बॉलीवुड जो कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, राजनीति का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र माना जाता है, वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र पे आपको कब्जा जमाना है। संघ ने साफ-साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र दो या दिल्ली दो, और हो सकता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ले ले। अब यहाँ पर ये देखिए कि इनको कद्दावर नेताओं की जरूरत किस तरह से नहीं है।
भाजपा में डिसीजन मेकिंग बॉडी जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी बॉडी होती है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की होती है। हुँ, आप उसमें से हुँ, किसको आपने नितिन गडकरी को उसमें से निकाल दिया, आप किसको लेकर आए? सुधा यादव को, सत्यनारायण हुँ, जटिया को। अब जरा इनका कद देखिए, आपने शिवराज सिंह चौहान को निकाल दिया, आप उसकी जगह पे किसको लेकर आए? जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, खुद चुनाव नहीं जीत सकते, राज्यसभा में जाने वालों को आप लेके आए। आपने एक हुँ, ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना दिया जिसमें आपके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, कोई भी सवाल पूछ नहीं सकता। जबकि मैं आपको याद दिलाऊँ कि एक बार जब गुजरात विधानसभा के उम्मीदवारों को लेकर 1100 करोड़ जो बीजेपी का पुराना कार्यालय था आशीष जी, वहाँ बैठक चल रही थी, गुजरात के उम्मीदवारों पे चर्चा हो रही थी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर आए, उन्होंने इस तरह से गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अपने आदमी को कहा कि इतनी फोटोकॉपी करवा लो, बाकायदा उम्मीदवारों के नाम लेके आए हुए थे। सुषमा हुँ, स्वराज जो कि उस समय संसदीय बोर्ड की सदस्य थी, उन्होंने साफ-साफ कहा कि नरेंद्र भाई ये भाजपा संसदीय बोर्ड है, इसी संसदीय बोर्ड ने आपको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था और यही संसदीय बोर्ड आपको पैदल कर सकती है। आप यहाँ पे आके चेहरे गिन रहे हैं, आप संसदीय बोर्ड पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कहने की हिम्मत उस समय संसदीय बोर्ड के ताकतवर नेताओं में होती थी। आज संसदीय बोर्ड में बैठा हुआ कोई भी नेता ये लंबी बात तो छोड़ दीजिए, चूँ-चपाट करने की भी हालत में नहीं है। मैं जानता हूँ कि आजकल संसदीय बोर्ड की मीटिंगें किस तरह से होती है और चुनाव समिति की बैठकें किस तरह से होती है। तो इनको कद्दावर नेता की जरूरत नहीं है। सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं, इनको वो नेता चाहिए जो इनके पैर छुए। जैसे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि भाई अगर आप मान लीजिए कि किसी ताकतवर नेता को बना देते या अनिल विज को इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया होता, तो अनिल विज कभी भी मोदी का एहसान नहीं मानते क्योंकि उनका कद था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन चूंकि उन्होंने मनोहर लाल को बना दिया, तो वो पैर छू सकते हैं, वो एहसान मानते हैं। अब अगर यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की वो कुर्सी अर्न की है, कमाई है, उन्होंने मेहनत से उन्होंने वो कुर्सी कमाई है। लेकिन अब मोहन साहब को बना देंगे तो मोहन साहब को तो पता है भैया कि मेरी कोई मेहनत नहीं थी, मुझे तो इन दोनों ने बनाया है और यही दोनों मेरे माई बाप है, यही दोनों मेरे सर्वे सर्वा है। तो इनको उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, इसलिए वो नए नए नाम लेकर सामने आ रहे हैं। इसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहिए या सौभाग्यपूर्ण स्थिति कहिए देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के लिए कि इतनी सीटें बीजेपी को जिता कर लेके आ गए हैं 132 सीटें कि अब बहुत ज्यादा बहुमत का जुगाड़ करने के लिए बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं, तो खेल खेल सकते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी चिंता है कि अगर वो फ्रंट पर आकर संघ के नाम को सीधे सीधे खारिज कर देंगे तो इस बार संघ चुप नहीं बैठेगा। उनको सिर्फ मुंबई नहीं देखना है, उनको अगले 3-4 दिन में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो तय करना ही करना है। उनको जनवरी या फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी तय करना है। तो उनकी समस्या दूसरी है कि अगर बीजेपी के मुख्यालय पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो नागपुर की बात ज्यादा सुनेगा और पूरे बीजेपी जैसे कहा जाता है ना घर के सारे बल्ब बदल देंगे, तो बीजेपी मुख्यालय में इस तरह की चर्चा होती है कि अगर देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आएंगे तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक पूरा का पूरा जो नेताओं का कुनबा है वो बदल जाएगा। फिर नागपुर की बात सुनी जाएगी, कृष्णा मेनन मार्ग या 7 लोक कल्याण मार्ग की बात नहीं सुनी जाएगी जो प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का आवास है। तो यही शहबाज का खेल है। लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के गुट ने एक बाजी मार ली है, एक नाम को पूरी तरह से मार्केट में डाल के, क्योंकि अब उस नाम के मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग लगभग खत्म हो गई है। लेकिन अब थोड़ी देर में देखेंगे कि हो सकता है आने वाले आधे 1 घंटे में काउंटर अटैक भी होगा, काउंटर अटैक भी होगा निश्चित तौर पर अमित शाह और जो गुजरात लॉबी है उसकी तरफ से। और गुजरात लॉबी का महाराष्ट्र में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है आशीष जी। और जब मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात लॉबी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो ये हर मायने में मैं कह रहा हूं, हर मायने में गुजरात लॉबी का महाराष्ट्र में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं भाजपा की अंदरूनी राजनीति को कवर करता हूं, इसलिए मैं एक और जानकारी दे दूं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, आप उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए, आप राजस्थान को उठा लीजिए, आप मध्य प्रदेश को उठा लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश को उठा लीजिए। गुजरात लॉबी ने महाराष्ट्र में बैठ के नेताओं को टिकट दिलवाया। कहां से लड़ने के लिए? महाराष्ट्र से लड़ने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए, बिहार से लड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कितनी स्ट्रांग लॉबी है और कितनी स्ट्रांग लॉबी से इस बार देवेंद्र फडणवीस को जूझना पड़ रहा है। और खास तौर से ये लॉबी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की भाजपा की नहीं है। ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें भी लाल कृष्ण आडवाणी को निपटाया था, लेकिन उस समय भी थोड़ा एथिक्स हुआ करता था। यहाँ तो जो जीता वही सिकंदर, और वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस वॉर में तमाम दांव पेच जो है वो आजमाए जा रहे हैं। सामने से हमला करने की बजाय पीठ में छुरा तक घोंपने की कोशिश या साजिशें रची जा रही है।
खैर चलिए, इन सारी चीजों के बीच ये तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात लॉबी के लिए, मोदी और शाह के लिए। रही बात फडणवीस की, तो फडणवीस ऐसे त्रिशंकु हो चुके हैं, ये पेंडुलम बने हुए हैं कि ये फडणवीस साहब, इन पर संघ भी, एक बात मैं निजी तौर पर आपको बताऊं, संघ, फडणवीस और भाजपा, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, अंतर संबंध है, फडणवीस पर अब संघ को भी 100% भरोसा नहीं है। जो आपने कहा सारे बल्ब बदल देंगे, फडणवीस पर 100% संघ को भी भरोसा नहीं है। मोदी को भरोसा हो, भले ही शाह को भरोसा नहीं है। इसलिए फडणवीस ने अपने, मतलब जो दौर उनका था महाराष्ट्र में, उस दौर में कई बार ऐसी चीजें, कभी वो बिल्कुल मोदी और शाह में होते दिखे, तो कभी फिर से कदम पीछे हटा करके नागपुर की तरफ झुके दिखे, खड़े दिखे। इस चक्कर में क्रेडिबिलिटी कई बार सवालों के घेरे में है। इसलिए इनका जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाला है, ये भी लॉलीपॉप ही साबित हो सकता है कि ये लॉलीपॉप हो। संघ की स्थिति, संघ बड़े बुरे फंसा है। संघ जिस तरीके से भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र जीती है, वो पता है संघ को। ये नागपुर को ऐसा नहीं है कि नागपुर दिवा स्वप्न देख रहा हो कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने जिता दिया, हमने ग्रास रूट लेवल पर बहुत तोप मारा है। उनको पता है कि मोदी और शाह ने कैसे जीता है हरियाणा और महाराष्ट्र। ये बात समझिए संतोष, संघ को पता है ना कि कैसे मोदी और शाह, ये तो घर की बात है। जैसे हम लोग किस स्थिति में हैं, आप और हम तो एक दूसरे को जान रहे हैं ना। बाहर भले हम कहें कि नहीं कॉलर टाइट करके कि नहीं बिल्कुल पावर बहुत ताकतवर है हम, और हमारे पास पीछे बड़े लोग खड़े हैं, लेकिन अंदर की स्थिति तो हम जान रहे हैं। तो अंदर की स्थिति संघ को पता है। संघ की मजबूरी ये है कि उन्होंने जैसे भी जीता, इस 2 जीत से जो एक बनता है औरा, वो औरा जो 240 पे आकर के वीक होने लगा था, लगा संघ का शिकंजा अब मजबूत होगा। इस 2 जीत से संघ को बैकफुट पर कर दिया है फिर मोदी और शाह ने। अब समस्या सिर्फ गुजरात के, महाराष्ट्र के सीएम की नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी होगी। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर के सिर्फ ये उधड़ बूंद जो है, वो मुझे लगता है कि जो आपने एक लाइन कहा कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ स्टेक पर है गुजरात लॉबी का, वो सिर्फ जो है धारावी नहीं, धारावी से लेके बहुत कुछ है, बहुत सारी धाराएं हैं जो मोड़नी है। मोड़नी है। दरअसल धारा, वहां पूरी धारा ही मोड़नी है मनी फ्लो की। जो देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं हम लोग मुंबई को, और मैं पूरे महाराष्ट्र को कहता हूं फिनेंशियल हार्ट। इस देश का फिनेंशियल हार्ट है, वो पंप करता है पूरे देश में, मनी फ्लो को पंप करता है ओवरऑल पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की योजनाएं कैसे शिफ्ट हो रही हैं, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ा हुआ स्क्रीनशॉट। और भी एक रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, वो भी जो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहां भी एक जो है मोल भाव करने वाला आदमी तगड़ा बैठा है, चंद्रबाबू। अब गुजरात और आंध्र के बीच में खींचतान है। अब बताइए महाराष्ट्र के, मतलब महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पर 2 लोग, रोटी हमारी 2 बंदर लड़ रहे अलग। अब महाराष्ट्र से पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहे कि उसकी राय क्या है। खैर महाराष्ट्र के लोगों ने जो वोट दिया है वो तो वो समझेंगे। तो ऐसा आदमी चाहिए जो कहीं से कभी उसकी अंतरात्मा न जग जाए। दरअसल जो भी है, हो सकता है फडणवीस की ताजपोशी हो, क्योंकि फडणवीस एक एंगल से मजबूरी है, जो आपने कहा शिंदे और अजित पवार वाला, वहां से एक मजबूरी वाला एंगल है। क्योंकि वो दोनों, बाकी सब भाजपा के भीतर तो कोई सर नहीं उठाएगा, लेकिन वो दोनों सर उठाने वाले हैं, वहां दिक्कत है। लेकिन जो भी है, मैनेजमेंट करने की आखिरी कोशिश जो है भाजपा की, वो चल रही है कि ऐसा कोई चेहरा हो जो कभी भी अंतरात्मा जिसकी न जगे, जो पूरी तरह निरीह हो। कहते ना निरीह प्राणी है, आपने जैसे कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको मोदी जी ने दे दिया, और तो जिसका वो हरा पैन कभी भी हमेशा नहीं तैयार चलेगा। हो। और आशीष जी, हाँ, जिसका हरा पैन हमेशा तैयार हो ऑटोग्राफ हाँ, देने के लिए। वो हमेशा तैयार हो कि बिल्कुल जब आदेश हो, जो आदेश हो वो लिख दिए। तो तुरंत। ऐसे लोगों के इंतजार में ये आखिरी गोटी फिट करने की कोशिश है। उसी कोशिश में, अगर मैं बार बार, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले जो फिलॉसफी के कुछ थॉट्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें सबसे कॉमन है कि जहां धुआं है वहां आग है, अग्नि है। अगर धुआं है तो आग होगी। ये दर्शन शास्त्र में बड़ा मोटा वो है, जो सबसे सतही, जैसे हम लोग, मैं छोटा ही कखा कखा वाला विद्यार्थी हूँ दर्शन का,
तो इतना पढ़ाया जाता है वहाँ सबसे पहले कि धुआँ है तो आग होगी। तो अगर मुरलीधर का नाम है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसके पीछे होगा, कहीं न कहीं कोई न कोई चर्चा हुई होगी और खेल खराब करने के लिए नाम सामने आ गया है। अब देखते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होणार सीएम? थोड़ा बहुत मराठी महाराष्ट्र के शो करते-करते मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कौन होणार सीएम? इंतज़ार है हमें भी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।